नमस्कार। स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हम फ्लाइंग वेज फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला और स्वार्ट्ज फार्मूले को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। इट इज़ अ 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर स्टीरियो सेंटर के चारों ओर एटम्स का 3D में, अंतरिक्ष में, स्पेस में अरेंजमेंट किस प्रकार से है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। कॉन्फ़िगरेशन को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है और एक उसको असाइन कैसे करते हैं। आज के जो इस लेक्चर में हम कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। रिप्रेजेंटेशन में हम फ्लाइंग वेज फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला और स्वार्ट्ज फार्मूले को डिस्कस करेंगे। असाइन में जब असाइनमेंट करेंगे अपन कॉन्फ़िगरेशन का, तो उसमें DL, RS, सिस ट्रांस, अल्फा बीटा सिन, एंटी EZ, इस प्रकार से हम उसका असाइनमेंट करेंगे। ये हम आने वाले अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के जो इस वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग वेज फार्मूला। फ्लाइंग वेज फार्मूला क्या होता है, क्लियर। तो यहाँ आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, क्लियर। फ्लाइंग वेज फार्मूले में क्या होता है, इसको वेज डेज भी बोल सकते हैं। फ्लाइंग वेज में कार्बन एटम प्लेन पे होता है, बिल्कुल प्लेन में रखा होता है, और दो इससे जो बॉन्ड्स हैं, दो एटम जो जुड़े हुए हैं, वो फ्रंट, इन फ्रंट यानी अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर होते हैं जैसे ये वाले, और दो प्लेन के पीछे होते हैं, बिलो द प्लेन। क्लियर। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ये दोनों टूवर्ड्स द व्यूअर होते हैं, देखने वाले की तरफ होते हैं, और ये दोनों देखने वाले से पीछे की ओर होते हैं। इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं कि दो बॉन्ड, जैसे CH, ये दो बॉन्ड तो प्लेन में, क्लियर, तल पे रखे हुए हो, और एक है टूवर्ड्स द व्यूअर। जो टूवर्ड्स द व्यूअर होता है, जो अपनी तरफ होता है, देखने वाले की तरफ होता है, उसको अपन सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। कैसे, ये जो ठोस लाइन है ना, इसके द्वारा हम दिखाते हैं, जो कि व्यूअर, देखने वाले की तरफ होता है, ठीक है। और जो देखने वाले से दूर होता है, उसको डैश के द्वारा दिखाते हैं, ब्रेकिंग लाइन से। जो टूटी हुई लाइन होती है ना, उसके द्वारा अपन किसको दिखाते हैं, जो व्यूअर से, देखने वाले से दूर होता है, क्लियर। तो इस प्रकार से भी हम फ्लाइंग वेज फार्मूले को लिखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने लैक्टिक एसिड का, क्लियर। लैक्टिक एसिड में ये देखो COH और CH3, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है, व्यूअर से दूर है, यानी पीछे की तरफ है, और ये दोनों OH और H आगे की तरफ है अपनी। और ये जो कार्बन है जिससे जुड़े हुए हैं, ये वाला कार्बन जो कि स्टीरियो सेंटर है, ये प्लेन में होता है। COH CH3 अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, और OH और H क्या है, टूवर्ड्स द व्यूअर होता है। और इसका ये एनंशियोमर, इसका जो मिरर इमेज है वो ये है। इसी प्रकार से अगर अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, तो COH और CH3 ये होते हैं प्लेन में, कागज़ के तल पर। जो ये प्लेन में होते हैं, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। यानी कि आगे और देखेंगे हम इसको, तो इस प्रकार से हम इसको देखें तो COH और CH3 प्लेन में है, और ये OH अवे फ्रॉम द व्यूअर है, और ये H टूवर्ड्स द व्यूअर है। ये क्या है, लैक्टिक एसिड का ही फॉर्मूला है, जो अपन इस प्रकार से प्रदर्शित किया है फ्लाइंग वेज फॉर्मूले के द्वारा। और ये इसका क्या है, मिरर इमेज एनंशियोमर। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये वाली लाइंस आपको दिख रही होगी, ये होता है प्लेन में, दो एटम्स होते हैं कागज़ के तल पर, ये दो एटम्स और ये कार्बन एटम होते हैं प्लेन में, और एक होता है
अवे फ्रॉम द व्यूअर, और जिसको डैश के द्वारा दिखाते हैं अपन टूटी हुई लाइन के द्वारा, और एक होता है टुवर्ड्स द व्यूअर, देखने वाले की तरफ, जिसको सॉलिड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो लाइन है ये मुख्य कार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को लिखते हैं। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कभी भी ये वेज, ये डैश और ये वेज, ठीक है, जो सॉलिड लाइन होती है उसको वेज बोलते हैं, जो ये टूटी हुई लाइन होती है उसको डैश बोलते हैं। ये दोनों लाइनें इन दोनों के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, ये दोनों बाहर की तरफ ही होने चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना है, कभी भी फ्लाइंग वेज फॉर्मूला इस प्रकार से मत बना लेना, ये क्या है, रॉन्ग है। या तो इस तरह से बना सकते हो या इस तरीके से बना सकते हो। क्लियर? अब वहाँ तो एक ही कार्य सेंटर था, अगर दो कार्य सेंटर हो तो दो कार्य सेंटर में भी अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ पर एक फॉर्म तो होती है एक्लिप्स्ड, जिसको सिसोइड भी बोलते हैं और सिन पेरिप्लेनर भी बोलते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को एटम्स, ये दोनों कार्य सेंटर है, ये कार्य सेंटर और एक ये कार्य सेंटर होता है। ये दोनों कार्य सेंटर्स पे जो एटम जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अध्यारोपित, एक दूसरे को ढके हुए होते हैं। जैसे ए और एफ एक दूसरे को ढके हुए हैं, बी और ई एक दूसरे को ढके हुए हैं, और सी और डी भी एक दूसरे को ढके हुए हैं। यानी कि एक कौन सी फॉर्म होती है, जो एक दूसरे को ग्रसित अध्यारोपित कर ले, उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन या सिसोइड या सिन पेरिप्लेनर। और अगर ये एक दूसरे के अपोजिट हो, परपेंडिकुलर हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कन्फिग्रेशन या ट्रांसोइड कन्फर्मेशन। कन्फिग्रेशन है कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड बोल सकते हैं, एक दूसरे ट्रांस में होते हैं तो ट्रांसोइड बोल सकते हैं, और एंटी पेरिप्लेनर बोल सकते हैं। क्लियर? जो एक दूसरे को ढक ले वो सिन पेरिप्लेनर, जो एक दूसरे के ट्रांस में हो तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी पेरिप्लेनर, यानी एंटी पोजीशन पे हो। यहाँ पर आप देखो ए और एफ एक दूसरे के एंटी में, बी और डी एक दूसरे के एंटी में, सी और ई भी एक दूसरे के एंटी में है, ट्रांस में है, तो ये कौन सा होगा, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। अब यहाँ पर आप देखो वेज डैश से अपन फिशर बना सकते हैं, अभी कन्वर्जन भी देखेंगे आगे। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये तो होती है डैश पे, इसको डैश के द्वारा दिखाते हैं, और ये प्रिंसिपल चेन को दिखाती है अपन क्या, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर होती है और रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल चेन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जो मुख्य श्रृंखला है, मुख्य कार्बन श्रृंखला है, उसको किसके द्वारा दिखाते हैं, डैश। और ये जो वेज है दोनों, ये टुवर्ड्स द व्यूअर होता है। तो यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम इस प्रकार से लिखते हैं। क्लियर? ये वर्टिकल लाइन मुख्य कार्बन श्रृंखला को दिखाती है जो कि अवे फ्रॉम द व्यूअर होती है, और ये वाली लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वह वेज के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस प्रकार से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को अपन लिखते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो टॉप पर होता है एटम, यहाँ पर जब अपन किसी को लिखेंगे, यहाँ पर सीनियर मोस्ट एटम को रखा जाता है, जिसकी सीनियरिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको यहाँ रखा जाता है टॉप पर, या और यहाँ पर इस वर्टिकल के जो नीचे की साइड में है वहाँ पर अपन जब कार्बन श्रृंखला के जो एंडिंग होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला के जो अंत में जो भी मॉलिक्यूल आता है उसको हम लिखते हैं या नीचे की तरफ, वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये मुख्य कार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित करती है, जिसमें टॉप पर कौन रखा जाता है, सीनियर मोस्ट एटम, और बिलो पे कौन रखा जाता है, जिससे कार्बन श्रृंखला का अंत होता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से हैं? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज ऑलवेज एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। सबसे पहली चीज़ कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमेशा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में होता है। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन मतलब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित। क्लियर? जैसे यहाँ पर कोई एटम होगा और यहाँ कोई एटम होगा तो ये दूसरे को अध्यारोपित करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित करेंगे। इसी प्रकार ये और ये भी एक दूसरे को अध्यारोपित
करेंगे, रख लेंगे, तो एक्लिप्स कंफर्मेशन में ही फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को लिखा जाता है। व्हेन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ligands attached on chiral center are interchanged in odd number gives enantiomers, and when these are interchanged in even number gives identical configuration or homomer। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जब स्टीरियो सेंटर से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं अगर उनमें विषम संख्या में इंटरचेंज होता है, अंतर परिवर्तन होता है, तो एनेंशियोमर प्राप्त होते हैं। और अगर लिगेंड्स में सम संख्या में इंटरचेंज होता है, सम संख्या में जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो सम संख्या में इंटरचेंज होते हैं, तब हमें आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन प्राप्त होता है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना कि ओड नंबर में होगा तो एनेंशियोमर प्राप्त होगा, और विषम संख्या में अगर इंटरचेंज होगा तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या में इंटरचेंज होगा तो हमें आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन प्राप्त होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो इंटरचेंज हो रहा है वह सेम कार्य सेंटर पर ही होना चाहिए। जिस सेंटर पे अपन इंटरचेंज कर रहे हैं तो आने वाला दूसरा जो इंटरचेंज है वो भी उसी सेंटर पे होना चाहिए। क्लियर? तो द अबव इंटरचेंज शुड बी कैरी आउट एट द सेम कायरल सेंटर। इसको एग्जांपल से समझो, जैसे यहाँ पर ए मॉलिक्यूल अपना, इसमें मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जगह नंबर से दे रखा है कि 1 नंबर का एटम, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अगर मैं फर्स्ट इंटरचेंज करूँ 1 और 2 के बीच में, तो 1 की जगह क्या जाता है 2 नंबर, और 2 की जगह क्या जाएगा 1 नंबर। ये तो हो गया फर्स्ट इंटरचेंज। अब अपन दूसरा इंटरचेंज करें 1 और 3 के बीच में, तो 3 की जगह तो क्या जाएगा 1, और 1 की जगह क्या जाएगा 3। ये दूसरा इंटरचेंज हो गया। अगर अपन इंटरचेंज करें 1 और 4 के बीच में, तो 4 की जगह तो क्या जाएगा 1, और 1 की जगह क्या जाएगा 4। इसी प्रकार चौथा इंटरचेंज करें अपन 1 और 2 के बीच में, तो 1 की जगह क्या जाएगा 2, और 2 की जगह क्या जाता है 1। अब लास्ट इंटरचेंज कर रहे हैं अपन मानो 1 और 3 के बीच में, तो 1 की जगह क्या जाएगा 3, और 3 की जगह क्या जाएगा 1। ये इंटरचेंज अपने को प्राप्त हो गए। अब अपन देख रहे हैं रिलेशन, जैसे ए और बी, ऐसे बिना केवल ए की इंटरचेंज हुआ, और ए क्या है विषम संख्या, तो ए और बी क्या होगा एनेंशियोमर। इसी प्रकार अगर हम बात करें ए और सी की, तो ए से सी बनने में 2 बार इंटरचेंज हुआ, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 2 इंटरचेंज हुआ। 2 इंटरचेंज का मतलब सम संख्या में, और सम संख्या में जब होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन या होमोमर। तो ए और सी क्या है आइडेंटिकल होमोमर। इसी प्रकार ए और डी क्या होंगे, क्योंकि यहाँ देखो 1, 2 और 3 इंटरचेंज हुआ, ए से डी में कन्वर्ट होने में कितने चेंज हुए 3, और 3 क्या है विषम संख्या, तो ए और डी क्या होगा एनेंशियोमर। इसी प्रकार ए और ई क्या होगा, देखो 1, 2, 3, 4 इंटरचेंज हुआ ए से ई बनने में, तो ए और ई क्या है आइडेंटिकल। इसी प्रकार बी का एग्जाम्पल ले लो, सी का ले लो, आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो। अगर विषम संख्या में इंटरचेंज करते हैं तो एनेंशियोमर, और सम संख्या में इंटरचेंज करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। व्हेन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आर रोटेटेड अबाउट 180 डिग्री ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, इट विल गिव्स आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन। अगर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को पेपर के प्लेन पर, यानी कि ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर जब 180 डिग्री से घुमाते हैं तो हमें आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन प्राप्त होता है। जैसे ये अपना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसको प्लेन पे ही 120 डिग्री से, प्लेन का मतलब है उसको जो ज़मीन में पड़ा हुआ है तो ज़मीन में पड़े पड़े उसको घुमाया, उसको ज़मीन से ऊपर नहीं उठाया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से जब अपन ने घुमाया तो क्या प्राप्त हुआ, 1 की जगह क्या जाएगा 3, 3 की जगह क्या जाएगा 1, 4 की जगह क्या जाएगा 2, और 2 की जगह क्या जाएगा 4। 180 डिग्री से घुमा दिया पूरे को, तो पूरा ही रोटेट होगा, सभी मॉलिक्यूल्स आमने सामने थे इंटरचेंज हो गए। तो ये और ये वाला क्या है आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन। इसी प्रकार अगर 2 कायल सेंटर वाले हो तो आप देख सकते हो कि इसमें भी कैसे इंटरचेंज करने से क्या प्राप्त होता है आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन। 6 की जगह क्या आ जाएगा
1 और 1 की जगह क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पर देखो जब इसको घुमाते हैं तो आप देखोगे कि 5 2 की जगह आ जाता है, 4 3 की जगह आ जाता है, क्योंकि पूरा इंटरचेंज हुआ ना। तो आप मॉलिक्यूल को घुमा के देखो, उल्टा करके देख लो, आपको दिख जाएगा। क्लियर। व्हेन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आर रोटेटेड अबाउट 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इट विल गिव एनेंशियोमर। अगर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आउट ऑफ द प्लेन के बाहर रोटेट करते हैं, यानी प्लेन से उठा देते हैं 180 डिग्री से, तो हमें क्या प्राप्त होता है एनेंशियोमर। और ध्यान रखना फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को कभी भी आउट ऑफ द प्लेन नहीं घुमाते हैं। क्लियर। तो यानी कि ये जो एप्लीकेशन है वैसे एप्लीकेबल नहीं है, इट इज़ नॉट यूज, यह काम में नहीं आती, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आउट ऑफ द प्लेन रोटेट नहीं करते। क्लियर। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आउट ऑफ द प्लेन रोटेट करें तो क्या प्राप्त होता है एनेंशियोमर। आइडेंटिकल नहीं होगा वो। जैसे यहाँ पर इसको अगर 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन घुमाऊँ मैं, 180 डिग्री कैसे घुमाया, इसको तिरछा करके, जैसे ये मॉलिक्यूल है, जैसे ये इसको ये प्लेन में, इसको मैंने ऐसे उठा के ऐसे, यानी आउट ऑफ द प्लेन घुमाया, तो 4 की जगह क्या आ गया 2 और 2 की जगह क्या आ गया 4, लेकिन 1 और 3 क्या है वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, ये दोनों क्या है एक दूसरे के एनेंशियोमर है। क्लियर। क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन घुमाया है। इसी प्रकार 2 कायल सेंटर हो तो 2 कायल सेंटर में भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से एनेंशियोमर प्राप्त होते हैं। 1 और 6 सेम है, और 3 और 5 और 2 और 4 में क्या हो गया चेंज हो गया। 2 और 4 की जगह क्या आ गया 3 और 5, और 3 और 5 की जगह क्या आ गया 2 और 4। आप घुमा के देख लेना। बस ऐसे प्लेन में, जैसे ये हाथ दिख रहा होगा मेरा, ये प्लेन में इसको ऐसे घुमाया ऊपर तो आउट ऑफ द प्लेन हो गया। और अगर अपन प्लेन में घुमा तो प्लेन में कैसे घूमेगा ऐसे सीधा, यानी कोई चेंज, यानी कि वो चेंज तो होता है लेकिन वो क्या है आइडेंटिकल कन्फिगरेशन प्राप्त होता है 180 डिग्री से जब घुमाते हैं तो। When Fisher projection formula are rotated about 90 degree on the plane of the paper, it will give enantiomer। अगर Fisher projection formula को 90 डिग्री से पेपर के प्लेन पर ही घुमाते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है एनेंशियोमर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे इसको अपन क्लॉकवाइज घुमाएं 90 डिग्री से, तो ये एटम कैसे चेंज होते हैं। जैसे 4, 1 की जगह 4 आ जाएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा, 3 की जगह 2 आ जाएगा, 4 की जगह क्या आ जाएगा 3, ये चेंज हो जाएंगे ना पीछे वाले से। तो ये 90 डिग्री घुमाने से क्या प्राप्त हुआ एनेंशियोमर। और ये सब क्या हो रहा है प्लेन में ही घूम रहे हैं, प्लेन में घूम रहे हैं तो चारों चेंज होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज फॉर्मूला एंड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कि फ्लाइंग वेज फॉर्मूले को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में किस प्रकार से इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिशर को फ्लाइंग वेज में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप देखो, अगर आपको फ्लाइंग वेज फॉर्मूला इस प्रकार से दिया गया हो तो नीचे वाला जिस साइड में है, देखो ये जो नीचे वाला जिस साइड में ना, आप उसी साइड में उसको रोटेट कर दो। क्लियर। जैसे यहाँ पर ये नीचे वाला किस साइड में, इस साइड में, तो आप इस साइड में रोटेट कर दो। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये ट्रिक है कि अपन जब वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो ये नीचे वाला एटम जिस साइड में लेफ्ट में है तो लेफ्ट में घुमाएंगे, और राइट में है तो राइट में घुमाएंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करते वक्त। जैसे एग्जांपल के लिए लैक्टिक एसिड का एग्जांपल अपन ने लिया, यहाँ पर COH और CH3 और ये कार्बन ये प्लेन में, यहाँ पर CH3 क्या है लेफ्ट साइड में। जब इसको लेफ्ट साइड में अपन घुमाते हैं तो आप देखो कि COOH और CH3 ये पीछे चले जाते हैं। क्लियर। और जो पीछे चले जाते हैं यानी वर्टिकल में है, यहाँ पर ये जो है ये वर्टिकल में ही है। देखो जो डैश वाली है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, जिसको अपन डैश डैश से दिखाते हैं वर्टिकल लाइन होती है। क्लियर। ये वाली लाइन। और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपन इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो COH ऊपर, CH3 नीचे। अब जब इसको CH3 को इस साइड में अपन ने घुमाया, रोटेट किया इस पूरे मॉलिक्यूल को, है ना, लेफ्ट साइड में, तब OH और H ऊपर की तरफ आ जाते हैं, अपनी तरफ आ जाएंगे। और अपनी तरफ आ जाएंगे तो आप देखो कि ये जो OH है वो लेफ्ट साइड में आता है और H राइट साइड में है। तो इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा, ये वाला।
क्लियर। आप प्रैक्टिस करना कि OH लेफ्ट साइड में आएगा तो लेफ्ट में लिखेंगे, राइट साइड में आएगा तो राइट में लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल और देखो, जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पर CH3 राइट साइड में, नीचे वाला मैंने बताया था ना रोटेट कैसे करना है, तो राइट साइड में है तो इसको राइट साइड में रोटेट करो। तो राइट साइड में रोटेट करोगे तो C2H5 और CH3 पीछे चले जाएंगे और ये वर्टिकल में आएंगे। क्लियर। इस लाइन को तो वर्टिकल पे लिखना क्योंकि ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। वेज डेस में जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है वही फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वर्टिकल पे आती है, और वर्टिकल में जो आती है वो डैश डैश के द्वारा अपन दिखाते थे, है ना। तो यहाँ पर ये जो मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये वर्टिकल जो लाइन होती है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला को शो करती है। अब यहाँ पर देखो कि जब इसको अपन लेफ्ट में राइट में घुमाएंगे तब जो Cl जो ऊपर की तरफ है अपनी तरफ, इसको जब घुमाएंगे इस साइड में ऐसे घुमाएंगे तो Cl किधर आ जाएगा, राइट साइड में, और H लेफ्ट साइड में। क्लियर। यहाँ पर मेरे पास मॉडल नहीं है, जैसे ये आपको दिखेगा भी नहीं, समझ में आ गया। अब घुमा के देखना Cl राइट में और H लेफ्ट में आएगा तो इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको दे दे इस प्रकार से, जिसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला इस प्रकार से दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी संभव है, या तो 3 ऊपर आ जाए या 4 ऊपर आ जाए। जब 3 ऊपर आता है, जब हम इसको इस प्रकार से रोटेट करें कि 3 ऊपर आए, तो 3 ऊपर आएगा तो 4th नंबर किधर जाएगा, लेफ्ट में। इसको इस प्रकार से रोटेट करेंगे तभी तो 3 ऊपर और 4 लेफ्ट साइड में नीचे इस प्रकार से आएगा, और 1 और 2 डैश और वेज पे ही रहेंगे। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो फिशर में, यहाँ से इसको घुमाएंगे तो 4 नंबर और 3 नंबर तो क्या है, वर्टिकल में 3 नंबर टॉप पे और 4 नंबर नीचे। 2 नंबर किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। घुमा के देखना आप। और अगर इस प्रकार से फिश अपन रिप्रेजेंट करें तो 3 राइट नीचे की तरफ राइट साइड में है तो इसको किधर घुमाएंगे, राइट साइड में ही। जब राइट साइड में घुमाएंगे तो 2 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर किधर आ जाएगा, राइट साइड में, और 1 नंबर लेफ्ट साइड में। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार 2 कायल सेंटर का भी हो सकता है। 2 कायल सेंटर में फिशर पोजीशन फॉर्मूला लिखे हैं तो देखो ये वाली लाइन क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, और मुख्य कार्बन श्रृंखला को हम वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। ये वर्टिकल लाइन हो गई। अब बात करते हैं 2, 5 की। अब देखो नीचे वाला 6 वाला लेफ्ट राइट साइड में, तो उसको राइट घुमाएंगे। जब राइट घुमाएंगे तो 5 और 2 जो ऊपर की तरफ है, जो 5 और 2 ऊपर की तरफ जब इसको घुमाएंगे राइट साइड में तो ये राइट साइड में आ जाएंगे। क्लियर। तो 2 और 5 राइट में और 3 और 4 लेफ्ट में। इसी प्रकार ये एग्जांपल देखो जिसमें ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। मुख्य कार्बन श्रृंखला को हम कैसे लिखाते हैं, वेज वो वर्टिकल लाइन से, 1 नंबर ऊपर 6 नंबर नीचे। अब यहाँ पर 6 लेफ्ट साइड में है तो इसको लेफ्ट में घुमाओ। जब लेफ्ट में घुमाते हैं 6 को तो 5 और 2 जो कि ऊपर की तरफ हैं वो किधर हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट में, और 3 और 4 राइट में। अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाए तो देखो ये वेज डेस है जो कि स्टेगर्ड फॉर्म में है। स्टेगर्ड फॉर्म में ना 1 और 6 एक दूसरे के ट्रांस में, एंटी में, तो एक कौन सी फॉर्म हुई, स्टेगर्ड फॉर्म। और हम सब जानते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑलवेज एक्लिप्स कन्फर्मेशन में ही कन्फिगर होता है, यानी कि एक्लिप्स फॉर्म में ही होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले इस स्टेगर्ड फॉर्म को किस में करेंगे, कन्वर्ट, एक्लिप्स फॉर्म में। और एक्लिप्स फॉर्म में यहाँ पर मैंने इस वाले को तो ऐसे कैसे रहने दिया। क्लियर। अब इस वाले पोर्शन को, यानी कि इस वाले पोर्शन को क्या किया अपन ने, रोटेट किया। जब इसको रोटेट करेंगे, एक जब नीचे आएगा तो आप जब रोटेट करोगे तो 3 जो पीछे की तरफ आ जाएगा आगे की तरफ, तो उसको लिखेंगे वेज से। और 2 जो आगे की तरफ था वो कहाँ चले जाएगा, पीछे, जिसको डैश से डिनोट करेंगे। अब ये फॉर्म होगी एक्लिप्स फॉर्म। अब इस एक्लिप्स फॉर्म को भी अगर मैं 1 को ऊपर लेना चाहूँ तो हम इस प्रकार से रोटेट करेंगे। किस प्रकार से रोटेट करेंगे, इस प्रकार इधर घुमाएंगे तो 1 और 6 ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन में आ जाएगी, और 3, 2 ये जो वेज, यहाँ से जब हम घुमाते हैं तो वेज डेस में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, जो मॉलिक्यूल जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब यहाँ से जब फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे, क्योंकि जब वेज डेस ही है ये फॉर्मूला,
जब इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो 3 और 5 राइट साइड में आएंगे क्योंकि इसको इधर घुमाएंगे, और 2 और 4 लेफ्ट साइड में आएंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कॉपी में प्रैक्टिस करना घुमाने की कि किस प्रकार से इमेजिन करो। आप जब इसका मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो वेज वाले हैं, जो सॉलिड लाइन है, ये अपनी तरफ है, और जो डैश वाली है वो क्या है, पीछे की तरफ है, अपने से दूर है। उसको मॉलिक्यूल को इमेजिन करके आप उसको रोटेट करना सीखो। रोटेट करके आप देखोगे कि कौन सा मॉलिक्यूल राइट में लेफ्ट में आता है। इसलिए प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। अब बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, ये 2D में रिप्रेजेंट किया जाता है और इट इज़ फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन। इसको फ्रंट से जब हम देखते हैं तो फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें भी 2 फॉर्म होती है, एक्लिप्स और स्टेगर्ड। अब यहाँ पर जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, क्योंकि फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन है, तो अपनी तरफ जब देखते हैं तो जो सामने वाला कार्बन एटम है, सामने वाले कार्बन को हम पॉइंट के द्वारा दिखाते हैं। ये जो पॉइंट है, ये सामने वाला कार्बन है और इससे 3 बॉन्ड आप देख सकते हो। और जो पीछे वाला कार्बन होता है, जो कि जस्ट उसके पीछे है, उस पीछे वाले कार्बन को हम गोले के द्वारा दिखाते हैं। क्लियर। ये गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीछे वाले कार्बन को, और उससे जुड़े हुए जो बॉन्ड्स हैं उसको हम इस गोले से जुड़े हुए बॉन्ड के द्वारा दिखाते हैं। जैसे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये इस पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आगे वाले कार्बन के बॉन्ड और पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड एक दूसरे को ढक ले तो वो फॉर्म होती है एक्लिप्स फॉर्म, और अगर वो एक दूसरे के एंटी में हो तो वो फॉर्म होती है स्टेगर्ड फॉर्म। क्लियर। आप भी देख सकते हो कि ये पीछे वाला और आगे वाला दोनों बॉन्ड से एक दूसरे को ढक रहे हैं। क्लियर। इस प्रकार से भी लिख सकते हो और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। स्टेगर्ड को भी इस प्रकार लिख सकते हो और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इन दोनों के बीच में एक फॉर्म होती है जिसको गाउसियन फॉर्म बोलते हैं। वो आगे भी अपन डिस्कस करेंगे जब एथेन ब्यूटेन के कन्फर्मेशंस पढ़ेंगे, कन्फर्मेशन एनालिसिस, तब। तो समझ में आ गया, ये फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन होता है। सामने वाले कार्बन को पॉइंट के द्वारा दिखाते हैं और पीछे वाले कार्बन को गोले के द्वारा दिखाते हैं। अगर दो पीछे वाले कार्बन और सामने वाले कार्बन के एटम से एक दूसरे को ढक ले तो वो एक्लिप्स फॉर्म होती है, और एक दूसरे के ट्रांस में हो, एंटी में हो तो वो स्टेगर्ड फॉर्म होती है। अब बात करते हैं स्वार्ट्ज रिप्रेजेंटेशन, स्वार्ट्ज फॉर्मूला। इट इज साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन। अभी स्वार्ट्ज जो फॉर्मूला होता है वो साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन है। साइड से जब हम देखते हैं तो वो जो व्यू आता है वो होता है स्वार्ट्ज रिप्रेजेंटेशन। इट इज 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D में होता है। ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला 2D रिप्रेजेंटेशन था और स्वार्ट्ज रिप्रेजेंटेशन है, जो स्वार्ट्ज फॉर्मूला है वो 3D रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ हाईली यूज इन साइक्लिक सिस्टम। साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लिक सिस्टम्स में स्वार्ट्ज फॉर्मूला ज़्यादा ही यूज में लिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तो है एक्लिप्स कन्फर्मेशन। ठीक है। अब हम साइड से देख रहे हैं, इस साइड से हम जब देखते हैं, इसी को अगर अपन कैसे देखते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं, तो ये वाले अपन को सामने दिखाई देते हैं, जिसको अपन कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। और ये वाला जो है वो पीछे की तरफ दिखाई देता है, तो पीछे वाले को किस दिखाते हैं, इस गोले से, और ये एक दूसरे को ढक रहे हैं। तो ये न्यूमैन में कन्वर्ट हो गया। तो लेकिन ये तो तब है जब अपन सामने से देख रहे हैं, और जब हम इसको साइड से देखेंगे, साइड से देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड एक दूसरे को ढक रहा है, ये और ये एक दूसरे को ढक रहा है, ये और ये एक दूसरे को ढक रहा है। तो ये जब आपस में ढक रहे हैं तो कौन सी फॉर्म होगी, एक्लिप्स फॉर्म। इसी प्रकार से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में एक ध्यान रखना कि ये जो वाली फॉर्म है इस प्रकार से, जिसमें ऐसे जो नीचे की तरफ है पैरेलल, क्लियर, ये फॉर्म अपन काम में लेंगे हमेशा। ये वाली फॉर्म जिसमें ऊपर की तरफ ये काम में नहीं लेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वाला अपना फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, इस फिशर को अपन को इसमें स्वार्ट्ज में रिप्रेजेंट करना है। तो स्वार्ट्ज में रिप्रेजेंट करने की तरफ देखो कि ये 2 कार्बन और ये बॉन्ड तो हम इसके दिखाते हैं ऐसे, और ये वाले एटम्स जो सामने की तरफ है, अगर मैं आगे से देखूं, 6 की तरफ से देखूं तो 6, 4, 5 आगे तरफ दिखाई देंगे, और 6 को इधर, 4 लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में, और 5 लेफ्ट में, राइट में तो राइट में। इसी प्रकार एक को नीचे और 2 और 3 को राइट, लेफ्ट और राइट में। ये हो गया इसकी एक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो ये वाली फॉर्म लिखेंगे, ये वाली फॉर्म नहीं लिखेंगे।
इसी प्रकार स्टेगर्ड कंफर्मेशन आप देखो, स्टेगर्ड कंफर्मेशन में एक दूसरे के एंटी में होते हैं, क्लियर, एक दूसरे के जब ट्रांस में होते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेगर्ड कंफर्मेशन। ये हमने अभी न्यूमॉन में भी पढ़ा है। तो इस प्रकार से स्वार्ट्ज रिप्रेजेंटेशन होता है। स्वार्ट्ज क्या होता है? 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज ऑलवेज एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वह हमेशा एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन होता है, ग्रसित जिसको बोलते हैं। वेज रेस रिप्रेजेंटेशन और स्वार्ट्ज रिप्रेजेंटेशन जनरली स्टेगर्ड कंफर्मेशन होता है। सामान्यतः कैसा होता है? स्टेगर्ड कंफर्मेशन होता है वेज रेस और स्वार्ट्ज रिप्रेजेंटेशन। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में भी स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो स्टेगर्ड भी हो सकता है और एक्लिप्स्ड भी हो सकता है। तो ये बात हो गई रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है किसी कॉन्फ़िगरेशन को। इनको आगे जब हम कंफर्मेशन एनालिसिस पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल से समझ में आ जाएगा। वैसे बिल्कुल सिंपल सा है। वेज रेस रिप्रेजेंटेशन में जो वेज है, जो सॉलिड लाइन है वो टूवर्ड्स द व्यूअर होता है, और जो डैश दिखाते हैं, जो टूटी हुई लाइन से दिखाते हैं, वह अवे फ्रॉम द व्यूअर, व्यूअर से दूर हो तो उसको रिप्रेजेंट करता है। दो एटम्स यानी कार्बन सहित प्लेन में होते हैं, एक अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है और एक बिलो फ्रॉम द टूवर्ड्स, वो अवे फ्रॉम द व्यूअर, एक टूवर्ड्स द व्यूअर होता है। और जब उसी को अपन फीचर में करेंगे तो चूंकि जो प्लेन में होता है वेज में, वेज डैश फॉर्मूले में जो एटम्स प्लेन में होते हैं वो मुख्य कार्बन श्रृंखला को डिनोट करते हैं, और मुख्य कार्बन श्रृंखला जब फीचर में रोटेट करेंगे उसको तो वो पीछे की तरफ चली जाती है, यानी कि वो डैश पे होती है और उसको हम वर्टिकल पे लिखते हैं। समझ में आ गया? फीचर में जो वर्टिकल लाइन होती है वह मुख्य कार्बन श्रृंखला को बताती है और वो क्या होती है? डैश पे होती है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो अवे टूवर्ड्स द व्यूअर होती है, उसको वेज से दिखाते हैं अपन। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन होता है, और स्वार्ट्ज वाला 3D रिप्रेजेंटेशन होता है और साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये बात होगी हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की। धन्यवाद।